हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये सीएमए का जो इंटरमीडिएट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ठीक है, उसमें ये कस्टम ड्यूटी जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो मैं यहाँ पे आज हम सीखेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी जो एक्ट है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। कस्टम ड्यूटी इन नटशेल किस पे लगता है? जब हम कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, तब जो उस पर ड्यूटी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो उसमें कई तरह की ड्यूटीज होती है। ठीक है, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, ठीक है, बाद में बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, ऐसी कई तरह की ड्यूटी होती है। और उसके ऊपर अभी लगता है आईजीएसटी। ठीक है, तो वो सब हमको इसमें देखना है। और आज जो लेक्चर है उसमें आपको मैं सिर्फ बेसिक जो है कस्टम ड्यूटी का जो बेसिक है वो हमको सीखना है कि वो कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, क्यों लगती है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे ही लगती है। ठीक है, जब हम गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तभी उस पर कस्टम ड्यूटी का रूल्स लगता है। क्योंकि जब हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए तो जीएसटी में प्रोविजंस है। ठीक है, तो जीएसटी में जब हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस करते हैं तो उसके लिए जीएसटी में आपको प्रोविजन दिया गया है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो उसके लिए कितना जीएसटी लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसको हम सप्लाई मानते हैं। ठीक है, अंडर दिस सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी हम उसको क्या मानते हैं? सप्लाई। तो सप्लाई मानते हैं इसलिए उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो इंपोर्टेशन ऑफ जीएसटी, सॉरी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है उस पे तो जीएसटी लगता है, इसलिए उसको यहाँ पे कस्टम में उसको स्थान नहीं। तो कस्टम किस पे लगता है? कस्टम सिर्फ गुड्स पे ही लगता है। ठीक है, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तब उस पे कौन सा लगता है? आपका कस्टम ड्यूटी। उस पे आईजीएसटी भी लगता है, साथों साथ आपका ड्यूटी भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया कस्टम ड्यूटी, उसका जो ये चार्जिंग सेक्शन है वो आपका कौन सा रहेगा? आपका चार्जिंग सेक्शन कस्टम ड्यूटी का रहेगा सेक्शन जो कि 12 है, वो आपका क्या रहेगा? चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, मतलब जो सेक्शन 12 में आपको बोला गया है कि किस पे आपको कस्टम ड्यूटी चार्ज करना है और किस पे नहीं करना है। ठीक है, तो आपका चार्जिंग सेक्शन हो जाएगा सेक्शन 12। ठीक है, पूरा मैंने यहाँ पे आपको बेयर लोड आपको नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो भी आपको समझना है इन डिटेल में नहीं गया हूँ, जो भी आपके लिए समझाना ज़रूरी है वो मैंने कलेक्ट किया है लॉ में से और यहाँ पे आपको समझा है। क्योंकि अगर हम पूरा बेयर एक्ट पढ़ने जाए तो वो तो बहुत लंबा है। ठीक है, उसका वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसके लिए मैंने पूरा बेयर एक्ट नहीं लिया है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी डेफिनेशन भी है। ठीक है, बेयर एक्ट में अगर बेसिक देखने जाए तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशन भी इंक्लूड होती है, जैसे कि इंपोर्ट किसको बोलेंगे। ठीक है, और बाद में जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको हम कैसे बोलेंगे, और बाद में जो इंडिया कस्टम ऑर्डर होता है, लैंड कस्टम स्टेशन होता है, नोटिफिकेशन होती है, पर्सन इंचार्ज होता है, प्रोहिबिटेड गुड्स होते हैं, इंपोर्टर कौन होता है, इस सब की डेफिनेशन भी आपको दी है। ठीक है, तो वो सब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि डेफिनेशन को जब जब वो वर्ड आएगा और मुझे लगेगा कि ये आपको समझाने जैसा है तो तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वो डेफिनेशन नहीं ली है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने आपका बेयर एक्ट है वो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया है। तो आपका चार्जिंग सेक्शन हो जाएगा सेक्शन 12। बाद में पहला है चार्जेस ऑन दी गुड्स। ठीक है, चार्जेस ऑन दी गुड्स मतलब किस पे लगेगा? आपका कस्टम ड्यूटी है वो आपका किस पे लगेगा? चार्जेस ऑन दी गुड्स। ठीक है, द चार्ज ऑफ द कस्टम ड्यूटी इज कंसिडर्ड टू बी ऑन द गुड्स। ठीक है, एंड नॉट ऑन द पर्सन इंपोर्टिंग देम। ठीक है, और पेइंग द ड्यूटी, बीइंग सच इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड ऑन टू द बायर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपका जो कस्टम ड्यूटी है वो उस पर्सन पे नहीं लग रहा है कि जो उसको पे कर रहा है। ठीक है, ये जो उसका लास्ट, मतलब समझ लीजिए कि हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमने एक मोबाइल फोन इंपोर्ट किया तो अभी तो हम तो उसके एज अ सप्लायर। ठीक है, क्योंकि इंडिया में हम जब उसको इंपोर्ट करेंगे बाद में हम किसी को बेच देंगे। तो सपोज कि हमने 10,000 का मोबाइल फोन इंपोर्ट किया है। ठीक है, उस पर 10% है, वो आपकी ड्यूटी लग रही है। ठीक है, 10% आपकी ड्यूटी लग रही है तो आपको कितना हो जाएगा? 11,000 का फोन हो जाएगा। तो आप इंडिया में तो 11,000 पे बेचोगे ना, तो आपने जो 1,000 का जो आपको ड्यूटी लगा है वो आपने किस पे पास ऑन कर दिया? बायर पे।
ठीक है, जो उसका लास्ट का जो उसको कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, वो कौन होगा, उसका बायर होगा। तो उसका जो लास्ट कंजम्पशन जो होने वाला है उस पे आप पास ऑन कर दोगे, तो आपका कस्टम ड्यूटी है वो आप पे नहीं लग रहा है। ठीक है, आप तो सिर्फ उसको पे करके आप किसी और पे उसको पास कर दे रहे हो। तो उसका जो एक्चुअली में बर्डन है वो किस पे पड़ रहा है, तो जो उसके बायर है, मतलब जो उसका यूज करने वाला है, जो उसका यूजर है, उस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, द चार्ज ऑफ कस्टम ड्यूटी इज कंसिडर्ड टू बी ऑन द गुड्स। ठीक है, द चार्ज ऑफ द कस्टम ड्यूटी इज टू बी कंसिडर्ड ऑन द गुड्स, वो गुड्स पे आपको गिना गया है, नॉट ऑन द पर्सन। ठीक है, नॉट ऑन द पर्सन इम्पोर्टिंग देम। ठीक है, वो उस पे नहीं गिना गया कि जो उसको इम्पोर्ट कर रहा है, और पेइंग द ड्यूटी। ठीक है, बीइंग सच इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड ऑन दी बायर्स, मतलब जो उसका लास्ट कंजम्पशन, जो उसका लास्ट यूजर है, उस पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी कोई भी टैक्स लगता है तो उसके लिए टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी है। मतलब अगर वो टैक्सेबल इवेंट गिना ही नहीं गया तो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। जैसे कि जीएसटी है। ठीक है, जो जीएसटी वो है, जीएसटी वो आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, अगर वो डेस्टिनेशन बेस्ड है तो उसके लिए इवेंट कौन सा है, टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के लिए कौन सा है, सप्लाई। अगर वो चीज, अगर जो कभी भी कोई भी चीज ट्रांसफर होती है, अगर वो सप्लाई नहीं है तो हम उस पर जीएसटी लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर वो अंडर दी सेक्शन 7 है, ठीक है, उसमें आपको बोला गया है कि इस चीज को आप सप्लाई मानोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर उसमें ऐसा नहीं बोला गया कि इसको सप्लाई नहीं मानना है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब आपका टैक्सेबल इवेंट है वो आपका होना जरूरी है। अगर टैक्सेबल इवेंट आपका नहीं होता है, दैट मीन्स उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट आपका कस्टम ड्यूटी के लिए कौन सा हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इनटू इंडिया और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम इंडिया। अगर आपको कस्टम ड्यूटी लगाना है तो आपका ये इवेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इनटू इंडिया या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। मतलब आपको या फिर आपका गुड्स इनटू इंपोर्ट होना चाहिए इंडिया में, या फिर एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी हमको समझना है कि किसको हम इंपोर्ट बोलेंगे और किसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी समझ लीजिए कि अभी इंडिया में हमारा जो वाटर टेरिटरी है उसकी भी कुछ लिमिट है, कि इतने किलोमीटर तक जो वाटर में एरिया है वो इंडिया का गिना जाएगा, बाद में वो किसी और कंट्री का, तो उसको हम क्या बोलेंगे। समझ लीजिए कि कोई शिप है, ठीक है, वो इंडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया का जो वाटर लिमिट है उसमें से वो पास हो रहा है, तो उसको क्या हम इंपोर्ट गिनेंगे, नहीं। ठीक है, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए। ठीक है, वैसे ही एक्सपोर्ट में भी वैसा ही है कि एक्सपोर्ट हम कब गिनेंगे। आपने सिर्फ कस्टम पे माल रख दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आपका एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, या फिर समझ लीजिए कि हमने गुड्स इंपोर्ट कर दिया, लेकिन वो हमने होम कंजम्पशन के लिए उसको अभी क्लियर नहीं करवाया है, सिर्फ उसको वेयर हाउस में रखा है, तो हमने अभी क्लियर नहीं करवाया तो उसको हम क्या इंपोर्ट बोल देंगे। अगर वो हमारा कस्टम स्टेशन पे आ गया तो उसको हम क्या इंपोर्ट बोल देंगे। तो उसका भी क्लैरिफिकेशन हमको समझना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। सेक्शन 12 makes it abundantly clear that importation or exportation of goods into or out of India is the taxable event for paying of duty of customs। ठीक है, मतलब आपका जो कस्टम ड्यूटी लगने के लिए जो आपका टैक्सेबल इवेंट है वो आपका कौन सा रहेगा एज पर सेक्शन 12। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम और इनटू इंडिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अर्लियर lots of problem were faced in determining the point at which, ठीक है, यहाँ पे हूँ मैं, point at which the importation और exportation takes place। ठीक है, कि आगे ऐसा कई बार प्रॉब्लम आपका देखा गया है, डिटरमाइनिंग द पॉइंट एट विच द इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कि कई बार ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है कि हम इसको इंपोर्ट माने या ना माने, या फिर हम इसको एक्सपोर्ट माने या ना माने। ठीक है, उसके लिए क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए। तो उसके लिए कौन सा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एरिया है, ठीक है, कि जहाँ पे हमको अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि इस एरिया को हम इंपोर्ट माने या ना माने,
एक्सपोर्ट माने या ना माने, तो उसके लिए हमको इंडिया की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि इंडिया में कौन कौन सा एरिया इंक्लूड होता है और कौन सा एरिया एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडिया का जो डेफिनेशन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपका सेक्शन 2 और सब सेक्शन 27 है उसमें आपको दिया गया है कि एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया में आपका जो इंडिया की लिमिट का जो वाटर है, ठीक है, इनसाइड द लिमिट ऑफ द वाटर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिया। मतलब आपका इंडिया में जो आपका टेरिटोरियल वाटर है वो भी इंक्लूड हो जाता है। कंसिक्वेंटली even an innocent entry of vessel into territorial water of India would result into import of the goods। ठीक है, अगर आपका शिप है वो थोड़ा सा भी इंडिया के वाटर की लिमिट में आ जाता है तो उसको हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलेंगे। फर्दर इट वाज आल्सो almost impossible to determine when exactly the vessel crossed the territorial water limits। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने ऐसा तो बोल दिया कि जब आपका वेसल है वो इंडिया में थोड़ा सा भी अगर टेरिटोरियल वाटर में आ जाता है तो उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे, लेकिन आप क्या किसी का सही टाइम आप फिक्स कर सकते हो कि ये इतने बजे ही इसमें आया होगा और इतने बजे ही निकला होगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी भी शिप के लिए ये डिसाइड करना कि ये जो टेरिटोरियल लिमिट है उसमें मैं कब एंटर हुआ और कब बाहर निकला वो आपके लिए डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। बट दिस मैटर इज नो लॉन्गर रेस इंटीग्रा, मतलब ये अभी हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम अभी नहीं समझेंगे क्योंकि आपका इंपोर्ट का जो अभी यहाँ पे बोल दिया आपको क्लेरिफिकेशन मिल गया कि अगर आप टेरिटोरियल वाटर में आते हो तो उसको हम इंपोर्ट मानेंगे। दैट मीन्स अगर आपका इंडिया की कस्टम ड्यूटी लगना कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप टेरिटोरियल वाटर है वहां पे एंटर हो गए, ठीक है, तो वहां से आपका कस्टम ड्यूटी मतलब आपका टैक्सेबल इवेंट होना स्टार्ट हो गया, मतलब वहां से आपका कस्टम ड्यूटी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मतलब फर्दर क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। अगर ये क्लेरिफिकेशन हमारे पास नहीं होता इंडिया की डेफिनेशन तो वहां पे हम ऐसा बोल सकते थे कि जब हम कस्टम स्टेशन पे पहुंचते हैं उसको हम ये मानेंगे, ठीक है, मतलब उसको ही हम टैक्सेबल इवेंट मानेंगे। अगर हम टेरिटोरियल वाटर में है तो उसको हम टैक्सेबल इवेंट नहीं मानेंगे, ऐसा हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लीन कर दिया। ठीक है, कि अगर आप टेरिटोरियल वाटर में एंटर होते हो तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट व्हेन चार्ज इज फिक्स। ठीक है, अभी जो हमको यहाँ पे था कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि कब टेरिटोरियल वाटर में एंटर हुआ और कब टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकला, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन यहाँ पे कि डिटर्मिनेशन टैक्सेबल इवेंट व्हेन चार्ज इज फिक्स, मतलब कब आपका चार्ज फिक्स हो जाएगा अभी आपको लगाना ही है। इन केस ऑफ द गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, कि अगर आप गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हो तो तब आपके कस्टम ड्यूटी कब लगेगी। होम कंजम्पशन मतलब जब गुड्स आता है तो आप ड्यूटी पे करके आप उसको क्लियर करवा देते हो। ठीक है, तो तब आप ड्यूटी कब लगेगी। The Supreme Court observed that import of the goods will commence when they cross the territorial water। जैसा हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही बोला है, द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स विल कमेंस व्हेन दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है, ठीक है, कि जब भी आपने टेरिटोरियल वाटर की लिमिट है वो क्रॉस कर दी तो मतलब उसका इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स माना जाएगा। बट कंटिन्यूस इज कंप्लीटेड when they become the part of the mass goods within the country। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, but continues and is completed when they become the part of the goods within the country। ठीक है, बट कंटिन्यूस समझिए कि कोई शिप है वो एंटर हुआ, वो कंटिन्यूसली अंदर आता गया लेकिन वो बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यू हुआ लेकिन वो कंप्लीटेड नहीं हुआ है। ठीक है, कंप्लीटेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली शिप अंदर टेरिटोरियल वाटर लिमिट में आता है, बाद में वो वहां पे लोड मतलब अनलोड होता है, मतलब जो डॉकयार्ड होता है, ठीक है, वहां पे वो अनलोड होता है, बाद में वो क्लियर करवाता है, जिसने भी उसको मंगवाया था वो माल इंपोर्ट किया था वो उसको क्लियर करवाता है। ठीक है, ड्यूटी पे कर देता है और बाद में उसको क्लियर कर देता है और बाद में वो होम कंजम्पशन के लिए ले जाता है। तो मतलब वो अभी क्या हुआ, वो तो जो गुड्स है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया,
बिकम द पार्ट ऑफ द मास गुड्स विद इन द कंट्री। यहाँ पे जो लिखा है वो आपकी एक कंडीशन हो गई कि बिकम द पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री। मास मतलब क्या है कि जो जो हमने गुड्स इंपोर्ट किया है उसकी जो क्वांटिटी जो पूरी कंट्री में है उसको ही उसमें गिना जाना, मतलब वो उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। समझ लीजिए कि कोई मोबाइल फोन है वो हमने इंपोर्ट कर दिया लेकिन अभी तक उसको हमने क्लियर नहीं करवाया, दैट मीन्स हम उसको अभी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री। ठीक ठीक है, क्योंकि कंट्री में जो बाकी सारे मोबाइल फोन्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब गुड्स है उसको हम होम कंजम्पशन के लिए ले सकते हैं क्योंकि वो सब अभी इंडिया में आ चुके हैं। लेकिन हमने जो मोबाइल फोन इंपोर्ट किया है उस पर अभी ड्यूटी नहीं पे की है, तो उसके लिए वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुआ, इसलिए वो अभी कंट्री का पार्ट नहीं हुआ। भले ही वो अनलोड हो चुका है लेकिन वो अभी ड्यूटी पे होके क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जब तक आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाते हो तब तक आपके ड्यूटी नहीं लगेगी। भले ही आप टेरिटोरियल वाटर लिमिट में आ गए लेकिन जब तक आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाते हो तब तक आप पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। Taxable event being reached at the time when the goods reach at the custom barriers and the bill of entry for the home consumption is filed। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक आगे भी हम इस लाइन को देखेंगे। ठीक है, जब हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्यूटी है, बाद में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसीजर्स है उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम समझ लीजिए कि कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है, वो कस्टम बैरियर पे आता है 10 तारीख को और आप बिल ऑफ एंट्री है वो आप 12 तारीख को फाइल करते हो। ठीक है, तो आपका जो रेट है वो कौन सा गिना जाएगा कस्टम ड्यूटी का। ठीक है, तो वो हम देखेंगे वहां पे कि विच एवर इज अर्लियर होगा उसको हम मानेंगे। ठीक है, तो वो हम आगे भी देखेंगे ये बात, लेकिन अभी जो पढ़ना है वो कि टैक्सेबल इवेंट बीइंग रीच, तो आपका टैक्सेबल इवेंट कौन सा होगा। द टैक्सेबल इवेंट बीइंग रीच एट द टाइम व्हेन द गुड्स रीच द कस्टम बैरियर्स एंड द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। ठीक है, मतलब आपका टैक्सेबल इवेंट कब गिना जाएगा कि जब आपका कस्टम बैरियर्स पे आता है और आप उसको होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो। ठीक है, तो जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी उस दिन का आपका रेट गिना जाएगा, मतलब तब के हिसाब से आपकी कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, मतलब आपका उस दिन के आपका रेट लगेगा। ये आपका गार्डन सिल्क मिल्स वर्सेस आपका जो यूनियन ऑफ इंडिया था उसके उसका जो केस था, ठीक है, उस पर से ये डिसीजन आया था। ठीक है, बाद में है आपका सेकंड पॉइंट कि समझ लीजिए कि आपका गुड्स तो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन आप उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाते हो, लेकिन वो आपका गुड्स है वो आपका वेयर हाउस में रख देते हो कि आपने बोल दिया कि मैं बाद में आके इसको क्लियर कर जाऊंगा। ठीक है, तो तब आपको किस डेट पे आपकी कस्टम ड्यूटी लगेगी, मतलब आपका टैक्सेबल इवेंट तब कौन सा होगा। तो देखते हैं उस पर क्या होगा। इन केस ऑफ द गुड्स clear for the warehousing, the custom barriers would be crossed when they are sought to be taken out of the customs and brought to the mass of the goods in the country। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ बोल दिया कि जब आप गुड्स क्लियर फॉर वेयर हाउसिंग करते हो द कस्टम बैरियर्स वुड बी क्रॉस्ड व्हेन दे आर sought to be taken out of the custom and brought to the mass of the goods within the country। ठीक है, मतलब आप जब कस्टम बैरियर्स क्रॉस करते हो और वेयर हाउस में रखते हो तब आप पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन आप जब वहां से होम कंजम्पशन के लिए ले जाओगे और आपके जो बाकी के गुड्स इंडिया में है, ठीक है, उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा तब उस पर क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। मतलब वेयर हाउस में ले जाते हो तो तब उस पर नई ड्यूटी लगेगी, लेकिन अगर आप उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हो तो तब आप पे क्या लग जाएगी, कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन कहाँ से आया था, किरण स्पिनिंग मिल्स थी वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम। ठीक है, उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा इसके बीच और इस पर से ये डिसीजन आया था। ठीक है, ये तो हमारी हो गई सब इंपोर्ट की बात। ठीक है, कि इंपोर्ट करते हो और होम कंजम्पशन के लिए ले जाते हो तो क्या होगा, और अगर हम वेयर हाउसिंग के लिए ले जाते हो तो क्या होगा। ठीक है, अभी देखते हैं एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट में हमारा क्या होगा, तो एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इज कंप्लीटेड व्हेन द गुड्स क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट में तो साफ ही है कि जब आप गुड्स को लोड करोगे, ठीक है, अगर उस पर कोई ड्यूटी पे करनी है तो आप तभी कर दोगे। ठीक है, उसके लिए तो आपको कुछ देखने जाना ही नहीं,
कि आप कब वाटर क्रॉस करोगे, कब आप, तब आप उसको, आप ऐसा तो बोलोगे नहीं कि भैया जी अगर मैं इंडिया की लिमिट है 70 किलोमीटर तक वाटर में, तो जब ये 70 किलोमीटर क्रॉस करेगा, ठीक है, तभी मैं आपको ड्यूटी पे करूँ, नहीं, जब आपका गुड्स लोड होगा, ठीक है, मतलब लोड होने वाला है, तो जब आपका पहले आप कस्टम का क्लियर करवाओगे, ठीक है, तभी आप उसको ड्यूटी पे कर दोगे। तो यहाँ पे तो आपका कुछ ऐसा है ही नहीं। जो भी आपका इंपोर्ट में कंफ्यूजन हो सकता है, एक्सपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। और वैसे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे कॉम्प्लाइंस कम ही डालती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट है वो ऑलवेज एक्सपोर्ट होता है उसको एनकरेज करती है कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक की भी जो फैसिलिटी है वो आपको देती है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी आपकी फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा आएगी, ठीक है, इसके लिए आप गवर्नमेंट है जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट को एनकरेज करती है, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे जितना हो सके उतना जो कॉम्प्लाइंस है वो कम रखती है, और उतना इंपोर्ट पे गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंस ज्यादा रखती है ताकि लोग इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, ठीक है। Rates of the custom duty. The basic custom duties are 5%, 7.5% एंड 10%, ठीक है। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है जिसको हम BCD बोलते हैं वो कौन कौन सी है? 5%, 7.5% एंड 10%, ठीक है। हाईएस्ट रेट ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10% फॉर नॉन एग्रीकल्चर आइटम विथ सम एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बेसिक कस्टम हाईएस्ट रेट आपका कौन सा है कस्टम ड्यूटी का? बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूसरी और कस्टम ड्यूटी नहीं है, सिर्फ आपकी BCD है, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी है। तो उसका रेट कौन सा है? मैक्सिमम 10% फॉर नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स विथ सम एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी होगी जिसपे आपका ये रेट नहीं लगता होगा। On baggage, the general rate of duty is 35% and no additional duty is custom is leviable on baggage, ठीक है। मतलब आप अगर कोई बैगेज इंपोर्ट करते हो तो उस पर आपका जनरल रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा? 35%, ठीक है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है, ये आपका बैगेज है ना, वो एक्चुअली में आपका इस जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसका पार्ट नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज है ऑन इम्पोर्ट, ठीक है, मतलब सोशल वेलफेयर ये भी आपकी एक ड्यूटी है, ठीक है, जो हम लास्ट में देखेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, उसमें आपको मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। वैसे ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है? अ सोशल वेलफेयर सरचार्ज हैज बीन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स एट 10% ऑफ द टोटल कस्टम ड्यूटी एक्सक्लूडिंग सर्टेन ड्यूटीज, ठीक है। मतलब आपका जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वो कितना है? 10%, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10% ऑफ द कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको 10% है वो आपका जो लैंडेड वैल्यू है, ठीक है, उसका नहीं लेना है, मतलब ठीक है, जो CIF वैल्यू है उसका नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो 10% है वो आपको किसका लेना है? जो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसका 10% लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, तो आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वो आपका 10% का 10% मतलब 1% हो जाएगा। तो आपकी टोटल ड्यूटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, 11% हो जाएगी, क्योंकि 10% आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 1% आपका क्या हो जाएगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट पे कोई भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट पे आपका कोई भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं रखा गया है, सिर्फ जो ड्यूटी है वही रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल्स थी, मतलब आपको जो बेसिक देखना था कस्टम ड्यूटी का, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है। वैसे तो यहाँ पे देखने जाए तो बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पे इकट्ठा होती है, ठीक है। हर एक डेफिनेशन को समझने जाए तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, क्योंकि आगे जब जितना हम चैप्टर देखेंगे ये, ठीक है, उसमें हर एक आपका जो पॉइंट आता है तो उसको हमको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तब हम डेफिनेशन वैसे वहाँ पे ही समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द ड्यूटीज कि कौन कौन सी ड्यूटीज यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज में आती है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।